हेलो। अच्छा ठीक है मैं अबाउट 1 आवर जैसा या 50 मिनट्स लेता हूँ। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एसपी कैपिटल एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। एक्चुअली क्या है थोड़ा लेट हो गया कि बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम। तो मैं लेट अस गो डायरेक्टली टू द टॉपिक। आज हम लोग का टॉपिक है मेनली तो आपका जो पीएसक्यू जो दिया है और पीटीसी ने दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन राइट इश्यूज। सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट इश्यूज। तो इस पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948, इंटरनेशनल कॉन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, उसके बाद जो फंक्शनिंग ऑफ एनएसआरसी, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मैं पास थोड़ा सा हिस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में बोलना चाहता हूं। एवरीबॉडी ओके? हेलो। आपका थोड़ा साउंड लाउड स्पीकर को थोड़ा बंद करने से क्या इको ज्यादा आ रहा है? आपका ज्यादा स्पीकर हो गया लगता है पीटीसी। अच्छा ये मैं फर्स्ट एक तो जो इवोल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स पर थोड़ा एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। 19 ये जो बिफोर क्राइस्ट का एक स्टोरी है 539 बीसी का, जब द फर्स्ट किंग ऑफ एंशिएंट पर्शिया, अभी जो ईरान है, उस समय का जो राजा था साइरस, उन्होंने बेबीलोन को कॉन्क्वर किया था। बट ही फ्रीड ऑल द स्लेव्स, ये बोल के कि सबका राइट है, सबका ह्यूमन राइट्स है, एवरीबॉडी हैज इक्वलिटी, रेशियल इक्वलिटी। तो उन्होंने उसको बेक क्ले सिलेंडर में कॉनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा। तो उसको बोलते हैं अभी दिस एंशिएंट साइरस सिलेंडर हैज नाउ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड फर्स्ट चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो इसको बोलते हैं हम लोग पॉपुलरली साइरस सिलेंडर 539 बिफोर क्राइस्ट। दिस फर्स्ट स्क्रिप्ट is known as the First Charter of Human Rights। उसके बाद ह्यूमन राइट्स तो अभी दुनिया में 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में है। और अभी बेबीलोन से लेकर द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट्स स्प्रेड टू इंडिया, ग्रीस एंड रोम। उसके बाद जो है हमारा हिस्ट्री में इवोल्यूशन में बोलने से आपको पता है मैग्ना कार्टा 1215, इंग्लिश बिल्स ऑफ राइट्स 1689, फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन 1789, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ राइट्स 1791। ये सब कुछ है जो प्रीकर्सर टू द मेनी ऑफ टुडेज ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो ह्यूमन राइट एक्चुअली अभी का एक जैसा जो अभी कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंट डे कॉन्सेप्ट है, उसका स्टार्टिंग एक्चुअली मेनली शुरू हुआ हेलो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब नेजी जर्मनी का ओवर 6 मिलियन ज्यूज को इन्होंने मारा। उसके बाद उनका ट्रायल चला न्यूरेम्बर्ग एंड टोक्यो में। सुनाई दे रहा है क्या? हेलो। हाँ नेक्स्ट स्लाइड जाइए। नेक्स्ट स्लाइड हेलो। नेक्स्ट स्लाइड जाइए। नेक्स्ट स्लाइड क्लियर नहीं, इनका भी सुनाई नहीं देता। आपका सब आवाज आ रहा है कनेक्ट किया? हाँ आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ये कर रहे हैं तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जो नेजी जर्मनी punished for committing war crimes, crime against peace and crime against humanity। उसके बाद आफ्टर दैट the nations decided to establish United Nations to protect respect for human rights of all and establish a commission on human rights। इन्होंने एक कमीशन गठन किया था 1948 को। उसके बाद ये जो on December 10, 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स was adopted by 56 members of the United Nations। ये है, इसलिए आज ह्यूमन राइट के बारे में बोलने से ह्यूमन राइट एम्ब्रेसेस ऑल दोज राइट्स व्हिच आर इनहेरेंट इन ह्यूमन बीइंग। वो राइट है जो
हमको मिलता है ओनली बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, नॉट बिकॉज ऑफ एनी रेस, नॉट बिकॉज ऑफ एनी कास्ट, not because of any laws made by parliament, not because of any enactment, only because we are human being. हमारा जो राइट है, it is called human right. Human rights are also called natural rights of human race. उसके बाद उसको basic rights भी बोलते हैं. And in our fundamental rights, जो हमारा constitution में part 3 of the constitution में जो हमारा fundamental rights है, उसमें बहुत human rights को incorporated है. मैं अभी थोड़ा जंपिंग करता हूं क्योंकि हमको हमारा पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है. तो अभी ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि ह्यूमन राइट्स आर नॉट क्रिएटेड थ्रू लेजिस्लेशन, और वो ह्यूमन राइट कैन नॉट बी अमेंडेड. ह्यूमन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, दे आर परमानेंट एंड दे आर योर्स स्टार्टिंग फ्रॉम योर बर्थ टू डेथ. इवन आफ्टर डेथ वन कैन हैव ह्यूमन राइट. दैट इज राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी. ह्यूमन राइट डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी राइट्स. कैसे ह्यूमन राइट और ऑर्डिनरी राइट में क्या डिफरेंस है? एक तो है ऑर्डिनरी राइट्स आर एक्वायर्ड बाय सम एक्ट और इवेंट. आप जो ऑर्डिनरी राइट है वो आपका लॉ से मिलता है. जैसे प्रॉपर्टी राइट से आपका क्या क्या प्रॉपर्टी लॉ होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, और आपका मैरिज एक्ट है, आपका डाइवोर्स एक्ट है. दुनिया भर का उसमें एक्ट है, उस अनुसार आपको ऑर्डिनरी लॉ में राइट्स मिलता है. लेकिन ह्यूमन राइट्स के लिए आपको कोई लॉ नहीं चाहिए, वो आपका अपना इनहेरेंट राइट है. उसके बाद सेकेंडली जो प्राइमरी कोऑर्डिनेटिव ड्यूटीज फॉल ऑन ह्यूमन राइट्स के लिए, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 was enacted for creating an institutional mechanism for better protection of human rights. ये जो हमारा इंडिया में भी 1993 में हमारा एक्ट पास हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट. तो इसका अनुसार सेक्शन 1(2)(d) में डिफाइन किया है ह्यूमन राइट्स क्या है. इसका अनुसार ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और established, embodied in the international covenant and enforceable by courts in India. अभी ह्यूमन राइट्स को हमारा फंडामेंटल राइट बहुत बनाए, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट रिलेटिंग टू लाइफ आपका आर्टिकल 21 में है ही है, दैट विल डिस्कस लेटर. और राइट टू लिबर्टी जैसे आपका आर्टिकल 20 ये सब में. राइट टू इक्वलिटी आपको पता है आर्टिकल 14 to 19 तक, ये सब है आपका राइट्स. एंड राइट ऑफ डिग्निटी, ये सब हम आगे देखेंगे कि बहुत ह्यूमन राइट्स को many countries in the world have adopted as fundamental rights. उसके बाद हम आगे चलते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948. ये आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गए थे, आफ्टर दैट डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड belonging to different religion, different legal, different cultural backgrounds, they gathered together. उसके बाद इन्होंने एक ये एडॉप्ट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 को. इसका जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन नंबर 217A का अनुसार इन्होंने डिक्लेयर किया एज ए कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल इन ऑल नेशंस. वो फॉर द फर्स्ट टाइम उसमें थोड़ा डिस्कस किया है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को कैसा प्रोटेक्ट करना है, और इट हैज बीन नाउ ट्रांसलेटेड इनटू 500 लैंग्वेजेस अक्रॉस द ग्लोब. और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के बारे में, क्योंकि अभी हमारा सब्जेक्ट इसमें थोड़ा सा डिटेल में जा सकता है, टाइम देखता हूं, डिटेल में जा सकते हैं थोड़ा सा. इसका 30 आर्टिकल्स है. The Universal Declaration on Human Rights consists of 30 articles, and it can be grouped into 4 categories. इसमें फर्स्ट कैटेगरी है जनरल है, आर्टिकल 1 and 2, एंड सेकेंड कैटेगरी में है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, आर्टिकल 3 to 21. सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आर बेसिक राइट्स, दे आर लाइक फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये है आर्टिकल 22 to 27. ये दीज आर लाइक हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का अनुसार जो गाइडेंस देता है स्टेट गवर्नमेंट को, ये करना वो टाइप का राइट है. कंक्लूडिंग है आर्टिकल 28 and 30.
तो इस पर हम फटाफट जा सकता है। आर्टिकल 1 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपको राइट टू इक्वलिटी देता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑलरेडी दिया है। एंड आर्टिकल 2 gives freedoms without distinction of any kind, such as race, culture, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status or nationality। उसमें फ्रीडम है आपको पूरा आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, जैसे हमारा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है, वो टाइप का इसका आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 4 इट इज अगेंस्ट स्लेवरी, जो हमारा ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है। आर्टिकल 5 नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और क्रुएलिटी और इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, ये है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल 6 में आर्टिकल 6 है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू एवरीवन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए ह्यूमन पर्सन, ह्यूमन बॉडी। उसके बाद आर्टिकल 7 है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, वो तो हमारा ऑलरेडी है। आर्टिकल 8 इफेक्टिव रेमेडी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो होना चाहिए। अगर आपका राइट को वायलेट होता है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर रेमेडी एंड फॉर जस्टिस, वो है आर्टिकल 8 में, जो हम लोग का कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में है। उसके बाद आर्टिकल 9 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्शन। हमारे जो आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 है, वो टाइप का है। आर्टिकल 10 फेयर एंड पब्लिक हियरिंग और इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल, जैसे वो तो ऑलरेडी हमारे इधर भी हम लिख के रखता है, ओडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब नो वन शैल बी condemned unheard, everybody must be given chance to present himself in the court of law। उसके बाद आर्टिकल 11, उसके बाद आर्टिकल 11 is the presumption of innocence, until and unless one is convicted one must be presumed innocent। और एक आर्टिकल 11 का पार्ट 2 है ex post-facto law will not be applicable, यानी कि you cannot be punished for an act which was not a crime at that point of time, it may be a crime today। जैसे कि अभी पॉक्सो की बात करते हैं, पॉक्सो इज रिसेंट लॉ, उससे पहले अगर कोई क्राइम किया पॉक्सो का जैसा, he will not be held responsible, he will not be punished for पॉक्सो। पॉक्सो का जो केसेस है, it can be anybody can be punished only after the notification of पॉक्सो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं। उसके बाद आर्टिकल 12 है राइट टू प्राइवेसी, नो वन शैल इंटरफेयर विथ एनीबॉडीज प्राइवेसी, फैमिली, होम और कॉरेस्पोंडेंट और अटैक अपॉन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन। ये है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफेमेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर योर रेपुटेशन। आर्टिकल 13 में राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, वो तो हमारे जो आर्टिकल 19 में है। और आर्टिकल 13 का 2 में यू कैन लिव एनी कंट्री एनी ऑन योर ओन एंड रिटर्न टू योर कंट्री ऑन योर ओन। उसके बाद आप आर्टिकल 14 में राइट टू एज्लूम वो सब है। उसके बाद आर्टिकल 15 में एवरीवन हैज राइट टू ए नेशनलिटी, बहुत रिफ्यूजीज है, बट हियर इन आर्टिकल 15 वो बोलता है कि सबको हक है कि कोई ना कोई देश का सिटीजन हो, नेशनलिटी। उसके बाद आर्टिकल 16 है राइट टू मैरी मेन एंड वुमेन ऑफ फुल एज, कोई भी, जैसे हमारा कंट्री में तो आपका 18 एंड 21 इयर्स मेन एंड वुमेन कैन मैरी। उसके बाद आर्टिकल 17 में राइट टू ओन प्रॉपर्टी। आर्टिकल 18 में फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियंस एंड रिलीजन, ये हमारा जो राइट टू रिलीजन है, हमारा फंडामेंटल राइट भी है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, जो हमारा अभी बहुत लोग पढ़ते हैं कि इसका हमारा जो आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, ये है हम लोग का, इसमें भी आर्टिकल 19 ही है, हमारा वहां पे भी आर्टिकल 19 है, 19(1)(a। आर्टिकल 20
फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, जैसे हमारा आर्टिकल 19 का एक पार्ट में है। आर्टिकल 21 gives right to everybody to take part in the governance of his country, यानी कि राइट टू वोट एक तरफ से। इसका बाद इसका आर्टिकल 21 का 2 में यू हैव right of equal access to government services. Everybody has right to approach police. Everybody has right to go to any office for government services. Article 22. Right to social security. आपको प्रोटेक्शन देना है स्टेट का तरफ से, ये आर्टिकल 22 में। उसके बाद आर्टिकल 23 में राइट टू वर्क है, टू फ्री सोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। वो आपका मर्जी है कौन सा सर्विस में ज्वाइन करना है आप, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हाउ कैपेबल यू आर। आप अपना कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है या लीडर बनना है, वो आपका मर्जी है। उसके बाद आर्टिकल 23 का 2 में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 23 का 3 में जस्ट राइट टू जस्ट एंड फेवरेबल रेम्यूनरेशन। आपको अगर काम करवाता है तो रीजनेबल रेम्यूनरेशन, रीजनेबल सैलरी पेमेंट देना ही पड़ेगा। आर्टिकल 24 राइट टू रेस्ट एंड लेजर, ये भी दिया है कि हर इंसान को रेस्ट करने का राइट है, यानी कि जैसे हमारे इधर में भी लोगों को 8 आवर से ज्यादा काम नहीं कराना होता है, बाकी लोगों को, पुलिस को नहीं। पुलिस तो हमारा लिखा ही है 23 पुलिस एक्ट में भी कि हम लोग वी आर सपोज टू बी ऑन duties 24 hours 7 days a week. Article 25 right to standard of living, adequate for the health and well-being of himself। आपका environment सब ठीक ठाक होना चाहिए, आपका standard of living ठीक ठाक होना है, health and hygienic होना है, ये भी ये है। Article 25 का 2 में you have right to motherhood and as a child you have right to be taken care of। Article 26 right to education, जैसे हमारा अभी कॉन्स्टिट्यूशन में भी right to education is also made part of 21A, I think 21A, no? Article 26 education shall be directed to full development of human personality, वो है Article 26। Article 27 right to cultural life, participate in the cultural life of the community। आपका जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑलरेडी दिया है, ये है। इसके बाद आर्टिकल 28 राइट टू सोशल एंड इंटरनेशनल ऑर्डर इन व्हिच द राइट्स एंड फ्रीडम्स आर सेट फॉर्थ इन द डिक्शनरी कैन बी फुली रियलाइज्ड। उसके बाद है आर्टिकल 29 ड्यूटीज टू द कम्युनिटी। आपका भी पूरा ड्यूटी होता है। और उसके बाद आर्टिकल 30 लास्ट है, नथिंग इन दिस डिक्लेरेशन मे बी इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाइंग फॉर एनी स्टेट, ग्रुप और पर्सन एनी राइट टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी और टू परफॉर्म एनी एक्ट एम एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ द राइट्स एंड फ्रीडम सेट फॉर्थ। तो ये था हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल जो हम लोग का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर थोड़ा सा आर्टिकल 30 तक हमने जस्ट रफली आपको ब्रीफ किया हूँ। उसके बाद हम आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ऑन ह्यूमन राइट्स। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या लिखा है, लेट अस डिस्कस अबाउट इट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट when Universal Declaration of Human Rights was proclaimed by UN General Assembly on 10th December 1948, इंडिया भी एक सिग्नेटरी था एंड एट ए टाइम वी वेर इंडिया वाज ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोच के देखो तो कितना रिलेटेड होगा। उस टाइम जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को जो ह्यूमन राइट कमीशन जो इंटरनेशनल इन लोग जब ड्राफ्ट कर रहे थे एंड व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 10th December 1948, उस टाइम 1947 से लेकर 1949 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग चल रहा था। तो ऑब्वियसली इतना रिलेवेंट सब्जेक्ट
इतना एक साथ में जब चल रहा है, ड्राफ्टिंग दोनों का पार्शली साथ में चला है और हमारा ड्राफ्टिंग और एक साल आधा और चला है, तो ऑब्वियसली जितना भी उसमें ह्यूमन राइट्स था उसको हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट थे। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली ऑन 26 November 1949, यानी कि almost about 1 hour, and our constitution came into force on 20 January 1950, आप सबको पता है। उसके बाद हमारा जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ह्यूमन राइट्स, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। इसमें आप देखेंगे कि जितना भी यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स का जितना भी प्रोविजन है और इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, उसका बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें जितना भी प्रोविजन है दे आर इनकॉर्पोरेटेड हियर। इसमें आप देखेंगे नंबर 1 राइट टू इक्वलिटी। आप इसमें राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 टू 35। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35 हम थोड़ा सा जल्दी बेच चलते हैं क्योंकि हमारे पास जस्ट अभी 30 मिनट है। तो इससे आगे पहले आर्टिकल 13 एंड 12 भी इंपॉर्टेंट है। इसको आर्टिकल 14 को हम इधर नहीं दिया हूं प्रेजेंटेशन में, लेकिन आर्टिकल 12 में डिफाइन किया कि स्टेट क्या है। तो इसमें स्टेट का जो भी फंक्शनरीज है दे आल्सो कम अंडर स्टेट। उसके बाद आर्टिकल 13 क्या लिखता है? आर्टिकल 13 लिखता है कि ये फंडामेंटल राइट विल बी प्रायोरिटी और इसका अगेंस्ट में जो भी लॉ जाता है दे विल बी वॉइड, ऐसा है। आर्टिकल 14 की बात करने से आपका साथ हम थोड़ा इंटरेक्शन कर सकने से ठीक था, लेकिन हम शायद कर सकेंगे कि नहीं सकेंगे पता नहीं। मैं तो अभी वन वे जैसा हो गया हूं इसमें। कोई मुझे कुछ बता सकता है क्या? हेलो, सुनाई दे रहा है? सुनाई देता है? ऐसा बोलो। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपको कोई मतलब इंडिया का बॉर्न होने का जरूरत नहीं है। यू कैन बी ए टूरिस्ट, आर्टिकल 14 विल अप्लाई। लेकिन आर्टिकल 15, 16, 17, 18 these are also right to equality, लेकिन these will be applicable and these will be available only to the Indian citizens. आर्टिकल 15 का सब पता है। Prohibition of discrimination on ground only of religion, race, caste, sex और place of 5 points पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। यानी कि रिलीजन पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, रेस पे नहीं हो सकता है, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं हो सकता है। लेकिन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बॉडी का फिटनेस से तो होगा उसका मतलब। तो आपका रिक्रूटमेंट ये सब में डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड ये कर सकता है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपका फिजिकल फिटनेस क्या है, जैसे हमारा पुलिस स्टेशन में लेंगे ये सब है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 abolishes untouchability and आर्टिकल 18 abolishes titles। जो पहले टाइटल देता था आपको पता होगा, शब्द ये नवाब शब्द देता। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में अगर बोलेंगे व्हाट इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, दोनों में क्या फर्क है? कैन एनीबॉडी से इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों में थोड़ा फर्क है, लेकिन सुनने में तो ऐसे ही लगता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ बोलने से इट मीन्स द कोर्ट विल नॉट टेक anybody's position or status into consideration while deciding a case. And equal protection of law means everybody will not be treated equally, but everybody will be protected equally. यानी कि one
Kamjor will be treated like a kamjor, equally with kamjor. Stronger will be treated equally like a stronger. यानी कि it means absence of it means equal protection law is more positive concept. It means equality of treatment actually. Equal protection law means equality of treatment. In equal circumstances में equally treat होगा. लेकिन equality before law में कुछ भी नहीं देखते. Circumstances, position, status वो नहीं देखेगा. So, in other words, equal protection law means like shall be treated alike, equals shall be treated equals. वो है. बाकी आर्टिकल 15 का बारे में बोला है, ज्यादा इस पे टाइम नहीं लेने दिखे. एंड आर्टिकल राइट टू फ्रीडम. आर्टिकल 19 provides all citizens. आर्टिकल 19(1) का A, freedom of speech and expression. B, to assemble peacefully and without arms. लेकिन जो freedom of speech and expression condition to clause 2 में दिया है condition, यानी कि इसमें reasonable restriction होगा. उसका बाद B में भी to assemble peacefully and without arms, उसका भी clause 3 में restriction दिया है. To form association or unions, उसका भी clause 4 में conditions दिया है. D, to move freely throughout the territory of India and to reside, E है to reside and settle in any part of the territory of India. ये D and E के लिए clause 5 में restriction दिया है. F, to practice any profession, आराम से पढ़ सकते हैं. इस पर आप क्वेश्चन होने तक पूछ सकते हैं. लेकिन इस पर हम लोग का कुछ चर्चा ये है कि freedom of speech and expression means you can state anything, even in social media. You can even defend anybody in social media, wherever. लेकिन वो defamatory word जो है, it must be true. अगर आप किसी का अगेंस्ट में कुछ बोलता है, you must be able to prove. अगर कोई आपके खिलाफ में केस दे दिया, you must be able to prove कि आपने जो बोला था वो सही है. और ये आप फैक्ट को प्रूव करना पड़ेगा. अगर if you fail to prove the fact, obviously आप एक के खिलाफ केस तो बनेगा. ये है. इस पर थोड़ा सा आप लोग जानने से ठीक है, क्योंकि इस पर कभी-कभी लोगों का मिसकंसेप्शन रहता है. क्योंकि no freedom is absolute. Everything has some reasonable limit. उसके बाद most important right to freedom में आपका आएगा आर्टिकल 20. आर्टिकल 20 का 3 parts. These 3 parts are very important, especially हम पुलिस ऑफिसर के लिए. आर्टिकल 20 का जो है आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 20, 21, 22 प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ पर्संस. एक इंसान का फ्रीडम, बॉडी का फ्रीडम, नॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट योर बॉडी एज ए ह्यूमन बीइंग, आपका बॉडी का फ्रीडम. और ये these rights आर्टिकल 20, 21, 22 ये भी अवेलेबल टू ऑल पीपल, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ पर्सन है. तो so it will not be available only to Indian citizen, it will be available to anybody, any person. तो इसका even persons include both natural and juristic persons, including companies, entity, कोई कंपनी और कोई फर्म, कोई ऑफिस, एनीथिंग विल कम अंडर दिस definition of person. इसमें आर्टिकल 20 वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 20 का 1 प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोक्सो लॉ. जैसे मैंने अभी पोक्सो का बारे में बताया था, वही टाइप का है कि एक आदमी को no person shall be convicted of any offense except for violation of law in force at the time of commission of the act. जब जिस एक्ट का वजह से आपको बोल रहा है कि आपने क्राइम किया, उस टाइम जब आप एक्ट कर रहे थे, उस टाइम इट मस्ट बी ए पनिशेबल ऑफेंस. आज उसको पनिशेबल ऑफेंस बना के
आपको पुराना एक्ट में आपको चार्ज नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट पेक्टो लॉ। पुराना कानून ही चलेगा, आज का कानून नहीं चलेगा आपका खिलाफ में, क्योंकि उस टाइम आप जब क्राइम किया था, किसी ने जो क्राइम किया था उसी पे हम बुक करना पड़ेगा। अभी नया लॉ आ गया, बोल नया लॉ में आप नहीं कर सकते। उसके बाद आर्टिकल 20 का 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपर्डी। डबल जेपर्डी मतलब आपको वन क्राइम के लिए दो सजा, दो ट्रायल नहीं हो सकता। और आर्टिकल 20 का 3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब you cannot be forced, one cannot be forced to give witness against himself, यानी कि one cannot be compelled to confess, but ये witness को we can compel, witness को हम लोग अगर नहीं आता है तो we can summon them, we can even issue warrant of arrest, लेकिन it is up to the accused person कि वो statement देगा कि नहीं, confess करेगा कि नहीं, it is up to him. Only to record his statement, one accused cannot be compelled. No warrant of arrest can be issued. Only for recording his statement. But for his appearance, yes, that is a different. But witness को one can compel. बारे में मुझे शायद इतना ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। I think all of you are clear. Most of you are learning. You already. ये है इसका एक्स पोस्ट पेक्टो लॉ जो आर्टिकल 20 का 1 में दिया है, उसका दो पार्ट है। एक है कि जो आपका जो ऑलरेडी एक्ट था जिसका वजह से आपको सजा होना था, उस समय अगर इट वाज नॉट एन ऑफेंस, इट कैन नॉट बी मेड एन ऑफेंस टुडे। नंबर 1। नंबर 2, even if it was an offense, suppose it was like a 350, उस टाइम suppose 2 years का सजा था जब when you committed 350, but if it is today suppose 5 years या 3 years imprisonment, you cannot be charged with 3 years or 5 years. Meaning to say that one cannot be given enhanced punishment later when it was not provided that time when he committed the crime. ये दो चीज। लेकिन इसमें वन थिंग अलाउड है, अगर उस समय 3 years का सजा था लेकिन आज इसका सजा 2 साल है, कोर्ट विल टेक दिस 2 years। ये एक डिफरेंस है इसमें। दिस यू शुड नोट। क्लियर है क्या एनीबॉडी? तो पर्सन मस्ट बी एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ये राइट को आप एविल करने के लिए यू मस्ट बी एन एक्यूज्ड और देयर मस्ट बी सम कंपल्सन विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये होने से यू कैन प्रे कि ये गलत है, लेकिन ये प्रोटेक्शन जो है इज नॉट अवेलेबल फॉर द विटनेस। आर्टिकल 21 का बारे में तो क्या कहना? एवरीबॉडी नोज अबाउट आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ तो इतना लंबा किस दिया सुप्रीम कोर्ट लोगों ने, इनको इतना वाइड कर दिया कि अभी राइट टू लाइफ इंक्लूड्स एवरीथिंग। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू pollution free environment, right to clean drinking water। मतलब बहुत कुछ आर्टिकल 21 आज का दिन में कवर हो गए, ऑलमोस्ट एंटायर थिंग। No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। This is the word in the article 21। लेकिन इसको इतना बड़ा बना दिया कि now it covers everything। मैं कुछ जजमेंट इसमें बोलना चाहूंगा, जैसे इन AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये 1950 का केस है। उस समय इट वाज हेल्ड दैट लॉ अंडर आर्टिकल 1950 में सिर्फ उसको टेक्स्ट के हिसाब से देखा, जो वर्डिंग है ओनली ऑन दैट राइट टू लाइफ
and personal liberty. उसी पर सीमित थे, and not principle of natural justice. That time, principle of natural justice was not thought to be part of Article 21. अभी principle of natural justice is very much a part of Article 20. Contended कि इसमें ये है. Therefore, the contention that procedure established by law must mean procedures prescribed by law of the state. ऐसा इन लोगों ने जजमेंट किया. लेकिन later मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये है 1978 की बात है. उसमें सुप्रीम कोर्ट overruled the decision in A.K. Gopalan case and held that procedure established by law has to be fair. इसमें आ गया due process of law. 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अगर ऐसा सिर्फ लिखने से भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रोसीड्यूर ड्यू प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू वर्ड नहीं है, तो इसलिए उसमें देयर वाज ए कंटेंशन. लेकिन लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी देयर and the procedure must be fair, just and reasonable, must not be fanciful, arbitrary or oppressive. Therefore, a procedure to be fair and just must embody the principle of natural justice. तो इसलिए अभी मैंने पीछे में हमेशा मैं लिख के रखा हूँ मेरा इधर nemo judex in causa sua, when a rule against bias, no one shall be judged in his own cause, principle of natural justice. और only outcome part रूल ऑफ फेयर हियरिंग, नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड. ये हम तो हमेशा मेरा पीछे में लिखा रहता हूं, ये आपका एक लिए जरूरी हो. बस मैं आपको एक दो सेंटेंस में बताऊंगा. Some important rulings on Article 21 are: life includes reputation and livelihood. ये एक जजमेंट में दिया है. Right to life includes, इसको भी देखिए, right to food, right to clothing, right to decent environment and a reasonable accommodation. ये है अभी तो फूड का भी राइट आ गया. आई थिंक तो लॉ ही बना दिया. उसके बाद इवन इसमें ये भी लिखा है राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू LIC पॉलिसीज विद इन पेइंग कैपेसिटी एंड मीन्स ऑफ द इंश्योर्ड. ये भी एक तो आया है. उसके बाद राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू शेल्टर. राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू प्राइवेसी. टेलीफोन टेपिंग वायलेट्स आर्टिकल 21. टेलीफोन टेपिंग को इसलिए और वेरी एक्सेप्शनल केसेस में हम लोग टेलीफोन टेपिंग का करते हैं, और हम लोग ऐसे किसी को अंडा डुंडा टेलीफोन टेपिंग हम लोग नहीं कर सकते. वी हैव टू जस्टिफाई. इवन इंक्लूड्स राइट टू बी लेफ्ट अलोन. आपको सारा दुनिया छोड़ दो, दैट इज आल्सो योर राइट टू लाइफ. मुझे तंग मत करो, ऐसा टाइप. राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू मेडिकल एड ऑल्सो. इसमें आपका हम लोग का जो अभी एक्सीडेंट केस में और रेप केस में इस जजमेंट का अनुसार ये IIT हॉस्पिटल नॉट टू वेट फॉर लीगल फॉर्मेलिटीज. पहले सर्विस दो, हेल्थ मेडिकल एड दो, उसके बाद वन कैन कॉल फॉर द पुलिस और वन कैन कॉल फॉर क्रिमिनल एक्शन टू मूव. और एक तो है राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू एजुकेशन. तो अभी तो आपका इस अनुसार हमारा जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है, 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 86 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 86 नंबर का अमेंडमेंट है, उस अनुसार आर्टिकल 21A has been inserted and it is now separate article, though it is born out of Article 21. It came out of Article 21 and it is now Article 21A, right to education. Places में स्पोकिंग करना है. This law has also it is also an offshoot of Article 21. उसके बाद right to life includes right for ensuring environment of free water, pollution free water and air. ये भी है.
उसके बाद राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू बेल। हम लोग का पुलिस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू बेल इज इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो इसलिए इसमें मैं एक इवन इन ए मर्डर केस ये बोला है, रिफ्यूजल टू ग्रांट बेल इन ए मर्डर केस विदाउट रीजनेबल ग्राउंड अमाउंट्स टू डिप्राइवेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। बाबू सिंह, लेकिन ऑब्वियसली रीजनेबल ग्राउंड होने से तो कोर्ट कैन ऑलवेज डिनाई बेल। और एक तो है रिफ्यूजल टू ग्रांट बेल, ये तो ऑलरेडी हो गया। राइट इंक्लूड्स राइट टू स्पीडी ट्रायल, ट्रायल भी स्पीडी होना, राइट टू लाइफ का पार्टी इसका भी जजमेंट है। उसका राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू फ्री सर्विसेज, फेलियर ऑफ द स्टेट टू अगेंस्ट हैंडकॉपिंग। ये आप पुलिस थोड़ा सा जानिए, ये है इसका लॉ है 1980 का लॉ है, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। हैंडकॉपिंग नहीं कर सकता है, इसके अगर करना है आप जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास रीजनेबल टाइम है हैंडकॉपिंग करने का, मतलब कोर्ट से परमिशन लेने का, कोर्ट से परमिशन लेके आप हैंडकॉफ कीजिए। अगर परमिशन लेने का मौका नहीं है, सिचुएशन इज सो डेंजरस एंड यू मे बी आउटनंबर्ड and the accused person that you have arrested or you are going to arrest is a dreaded criminal and he can behave in any manner dangerous to your life, obviously you can handcuff him. Later on you have to, as soon as you produce him or as soon as possible, you have to inform the court, justify to the court. इसलिए most important है, हो सकने से you should, all IOs, all OCs should have watch up number of your CJ, जो आपका immediate CJ है। Even you can watch up कि due to compelling reason I am handcuffing so and so accused and I am producing for you since I had no time for obtaining permission। ये आपको करना चाहिए ताकि बाद में कोई उंगली ना उठाए। आप लगा ही नहीं सकते, इट इज अगेंस्ट लॉ। उसके बाद राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, डिटेंशन एंड कस्टोडियल डेथ। आपका तो ये तो पता है, योगेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सब है इलीगल अरेस्ट, इलीगल डिटेंशन, ये सब अभी दे हैव ऑल बीन मेड पार्ट ऑफ CRPC नाउ आल्सो। क्रिमिनल लॉ में भी इसका इनकॉर्पोरेशन हो गया। उसके बाद आगे आते हैं इमरजेंसी एंड आर्टिकल 21। अगर इमरजेंसी होगा तो आर्टिकल 21 को सस्पेंड होगा? एनीबॉडी सस्पेंड होगा ना नहीं होगा? कैन आर्टिकल 21 बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? सस्पेंडेड। ये था पीरियड टू जनता गवर्नमेंट में। उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने शायद ये लाए थे इमरजेंसी, उसके बाद जनता पार्टी का गवर्नमेंट आया, मोरारजी देसाई जी, तो उस समय इन्होंने 44th अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स दैट्स व्हाई का ये आया कि आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। 359 was empowered to suspend Article 21। उस समय की बात है। In ADM Jabalpur versus Shukla, All India record 1976, commonly known as the habeas corpus case, it was held that Article 21 was the sole repository of the right to life and personal liberty, and if the right to move any court for enforcement of that right was suspended by the presidential order under Article 359, the detainee or detainees had no locus standi to file writ petition for challenging the legality of the detention. Now, after the 44th Amendment Act amending Article 359, Article 20 and Article 21 can never be suspended even during emergency। ये हमको जानना है, यानी कि आर्टिकल 20 आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 20B, आर्टिकल 20 ऑल्सो कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 20 में 3 पार्ट है। एक तो है कि नंबर 1
ex protection against ex post facto law. Article 20, Article 22, 20 का 2 है, Part 2 Clause 2 है. It is against double jeopardy. One cannot be punished twice for the same offense. Article 20 का Clause 3 में है, one cannot be compelled to confess against himself. ये और these two जिंदा रहेगा, बाकी सब को सस्पेंशन करने से, even emergency. Court will say that, Supreme Court will say that and has said it. उसके बाद आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये तो आपका जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये सब में डिटेंशन होता है उसके अगेंस्ट में है. Right to be informed of ground for arrest, detention, right to consult and deal, be dependent on legal practitioner of his choices, right to be produced before the nearest magistrate, right not to be detained in custody beyond 24 hours without authority. मेरा टाइम थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, मैं थोड़ा इसलिए जंपिंग करूंगा दे, क्योंकि मेरा नेट प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग टाइमली शुरू नहीं कर सका है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अंडर आर्टिकल 22-24, इस पर हम ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं. एवरीवन नोज दैट. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर आर्टिकल 25-20, तो सबका रिलीजन बराबर है. एनीबॉडी कैन प्रैक्टिस प्रोफेस एनी रिलीजन, प्रोपेगेट एनी रिलीजन, और है कल्चरल एजुकेशन राइट टू. हाँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे आपको ये होना चाहिए. एवरीबॉडी हैज राइट टू अप्रोच द लॉ और द कोर्ट ऑफ लॉ when any fundamental right is denied to you. ये आप constitutional rights है आपका article 32 to 35. अच्छा था comments लेकिन human right ये है initial stage का, जब हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आने से पहले 1948 से पहले की बात है. ये तो 1966 मतलब आफ्टर दैट, यस नो 1948 के बाद, ये जो कुछ सर्टेन इवन आफ्टर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सर्टेन कुछ चीजें रह गए मतलब डिटेल्स में, तो उसमें है देयर आर टू थिंग्स. एक तो है इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. Civil and political rights are like fundamental rights. Another है international covenants on socio-economic rights. वो है like directive principles of policy. There are mainly two international covenants on human rights, namely International Covenant on Civil and Political Rights. ये भी International Covenant on Human Rights है. And another है economic, social and cultural rights. इसका भी इनका अलग अलग प्रोविजन है. Human rights provided under International Covenant on Civil and Political Rights, इसका भी काफी आर्टिकल है. इसको आपको में ऑलमोस्ट हमारा इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. जैसे आर्टिकल 1 है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन. कोई राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बोलते हैं ना, हमको अलग कंट्री होना है. also state must respect and ensure all people within the territory decision all rights. वो सब है, नहीं लगता है. Equal rights of men, women, and article 3 है equal rights of men and women. आर्टिकल 4 है तो मैं पुलिस का रिलेटेड में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ. अदर इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट, पुलिस रिफॉर्म का बारे में हम कुछ बोलना चाहेंगे. द पुलिस फोर्स इज फार फ्रॉम एफिशिएंट. इट इज डिफेक्टिव इन ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन. इट इज इनएडिक्वेटली सुपरवाइज्ड. इट इज जनरली रिगार्डेड एज करप्ट एंड ऑपरेसिव, एंड इट इज utterly failed to secure the confidence and cordial cooperation of the people. ये हमने बोल रहा है, ये जो एक जस्ट में कोट कर रहा हूं, ये है AHL प्रेसर, चेयरमैन ऑफ द सेकंड पुलिस कमीशन 1902 में, जो ब्रिटिश टाइम का है. एक कहना है ब्रिटिश टाइम में 1902 में एक पुलिस कमीशन का गठन किया था. उसका कहना है कि पुलिस तो बहुत इफिशिएंट भी नहीं है, वेरी इनएफिशिएंट. इसका ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत डिफेक्टिव है, और इसका सुपरविजन बिल्कुल इनएडिक्वेट है, और उसको रिगार्डेड इज वेरी करप्ट एंड ऑपरेसिव. उसका तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, कॉपरेशन नहीं है. ये है 1902 का. 1861 अभी भी चल रहा है. वो colonial minded police, this task people had for the police in British India has continued today. क्योंकि वही ब्रिटिश टाइम का अभी ये पुलिस एक्ट चल रहा है, तो इसलिए पब्लिक का नजरिया हम पर
वही मतलब कंडीशन जितना हम लोग कोशिश करने से जो है पुलिस ये स्टेट सब्जेक्ट है, नॉट सेंट्रल सब्जेक्ट, तो इसलिए पुलिस जो स्टेट गवर्नमेंट का आधार में रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स आर फॉलोइंग द आर्किक इंडियन पुलिस एक्ट, क्योंकि हम लोग पुलिस एक्ट को ही फॉलो कर रहे हैं। Starting from the second police commission in 1902, headed by A.H.L. Presser, there have been many commissions and committees formed to look into reforming the police in India. 1902 यानी कि around 45 years before independence, तब से लेकर पुलिस को रिफॉर्म करने का कोशिश कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सक्सेसफुल नहीं हुआ। 206 में कुछ गाइडलाइंस दिया था, वही एक्ट है जो अभी मतलब पुलिस को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया, लेकिन उसका जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है वो भी पूरी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा इन लेटर इंस्ट्रक्शन। जैसे परमानेंट एमंग द पुलिस वी आर ऑल सफरिंग, हमारा एवरीथिंग में हम लोग शॉर्टेज है, मैन पावर में भी शॉर्टेज है, हमारा ट्रेनिंग भी हम टाइमली जा नहीं सकते हैं, और अभी तो कोरोना वायरस से तो और भी हालत खराब हो गया, हम लोग का इन्फेक्शन भी चल रहा है, तो हम ड्यूटी भी बहुत जगहों में करना पड़ रहा है। हमारा 30 कैपिटल कॉम्प्लेक्स में बोलने से हमारा 30 जैसा होटल में क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है, लेकी में हमारा कोविड केयर सेंटर चल रहा है, अभी MLA अपार्टमेंट जो है उसमें भी हमको देना पड़ रहा है, और हमारा जो लॉकडाउन हो गया तो फिर नाका लगाना पड़ता है, 19 नाका लगाया है, और हमारा फिर SP ऑफिस में भी एक इन्फेक्शन मिला, तो फिर हम लोग भी थोड़ा क्वारंटाइन होकर बैठा है, और हमारा नागालैंड थाना में अभी 30 इन्फेक्टेड हुआ है, इंक्लूडिंग हमारा DSP, इंस्पेक्टर, SI सब मिला के, तो फिर भी हम लोग मॉरली स्ट्रांग है, हमारा मॉरल हाई है, हम लोग काम तो करेंगे। लेकिन हाँ यस, ये थोड़ा सा पुलिस रिफॉर्म तो चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया था 22 सितंबर 2006 में। इसमें इन्होंने 7 बाइंडिंग डायरेक्शंस टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दिया। नंबर 1 था कि स्टेट विल कॉन्स्टिट्यूट स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इन एवरी स्टेट टू एंश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट does not exercise unwarranted influence or pressure on the state police, and 4 laying down the broad policy guidelines so that state police always act according to laws of the land and the constitution. ये सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह जो है, he was a retired DGP, इनको लगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, स्टेट का तरफ से पुलिस को इंटरफेरेंस होता है, तो इसलिए इन्होंने ये जजमेंट उनका PIL फाइल किया था, उस पर ये जजमेंट दिया था। तो इसलिए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाना है और बहुत गाइडलाइन होना, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस का फंक्शनिंग में इन्फ्लुएंस ना हो, पुलिस जो है फ्रीली लॉ को इंप्लीमेंट करे। नंबर 2, DGP को आसानी से नहीं हटाना है एंड शुड बी अपॉइंटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 3 सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ऑन ऑपरेशनल, नंबर 3, police officers on operational duties like IG of the zone, DIG of the range, SPs of the districts, उसके बाद स्टेशन हाउस OCs of the police station, उनको prescribed minimum tenure of 2 years, उनको 2 साल से पहले without strong reason नहीं हटाना, ये बात। नंबर 4 ये था कि इन्वेस्टिगेशन को लॉ एंड ऑर्डर से सेपरेट करने का था। हमारा आपको पता है ये तो हो नहीं सक रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आदमी पहुंचता नहीं है थाना में, कहां से कुछ ऑफिसर को लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखेगा, कहां से कुछ ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए रखेगा। हमारा स्टेट पुलिस काफी मतलब शॉर्टेज से वी आर सफरिंग एवरीवेयर, नॉट ओनली इन कैपिटल, हमको पता है सब सारा अरुणाचल में प्रॉब्लम है, और अभी रिक्रूटमेंट भी बिकॉज ऑफ पेंडेमिक ऑल्सो और बिकॉज ऑफ सम इश्यूज इन द स्टेट, क्या बोलते हैं पब्लिक सिलेक्शन, वो उसमें करप्शन का कुछ केस हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा ये सब में होने की वजह से और भी शॉर्टेज आने वाले दिनों में वी में फेस ये। उसके बाद नंबर 5 था पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड होगा एवरी स्टेट में, जो डिसाइड करेगा ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन एंड अदर सर्विस मैटर्स ऑफ ऑल पुलिस ऑफिसर। वो होना चाहिए, जितना भी ट्रांसफर पोस्टिंग सब है वो करना।
उसके बाद there shall be police complaints authority at the district level to look into complaint against police. यानी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होना है जो पुलिस का अगेंस्ट में जो कंप्लेंट आता है उसको डिसाइड। नंबर 6। ओके, नंबर 7, the central government shall set up a national security commission at the national level to prepare a panel for being placed before the appropriate appointing authority for selection and placement of chiefs of the central। जितना भी CPOs है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे हमारा CRPF है, ITBP है, SSB है, आपका CISF है, और उसके बाद इवन BSF भी है। तो ये सब में जो उनका चीफ अपॉइंटमेंट करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट पैनल तैयार करना है। The Supreme Court again sternly asks states and union territories to furnish before it the details of action taken by them in establishing security commission as ordered by it in 2006 verdict। 2006 में जो प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वर्डिक्ट में जो उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स 7 गाइडलाइंस दिया था टू रिफॉर्म पुलिस, उस पर क्या कार्रवाई किया होते हैं अभी स्टेट लोगों को बुला रहे हैं। बहुत स्टेट लोग इस पर फुल्ली मतलब कंप्लीट कंप्लायंस नहीं हो। बस उसके बाद ये एक बेंच ऑफ जस्टिस 2013 on April 12, 2013 क्या बोला है? Instead of improving the police functioning and approach, what we have seen is a journey from bad to worse in these 7 years। और भी खराब हो गया बोल के इनका ऑब्जर्वेशन है। जो भी प्रॉब्लम हो, जहाँ से प्रेशर भी आओ, जहाँ भी हो, but we have to always try our best to serve the people। और हम ह्यूमन राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए? क्योंकि हम बिकॉज पुलिस आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल। हम ह्यूमन राइट्स के बारे में पुलिस ऑफिसर होके जानना, तोड़ोली जानना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल। तब हम जब उनका ह्यूमन राइट के बारे में नहीं जानेंगे तो हम क्या प्रोटेक्शन करेंगे? तो इसलिए हम जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपना कंडक्ट एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स हम हमेशा कंडक्ट करना है। किसी को हाथ ना लगाए, किसी को अननेसेसरी थप्पड़ ना लगाए, किसी को बेकार में आर्गुमेंट ना करे। जो लॉफुली आप एक्शन लेना है उसके लिए दुनिया कंप्लेन करो, जो भी करो, दैट वो आपको करना पड़ेगा। लॉफुली एक्शन है, केस रजिस्टर करना है, उनको बेलेबल हो तो बेल दे दो, नहीं तो लॉकअप में डालो, जेल में भेजो। इट्स आवर ड्यूटी एंड आवर पावर। लेकिन पावर को भी एक्सरसाइज करना है जुडिशियसली। If you have power to arrest, it does not mean that you should always arrest. It means you have to follow the rules, you have to follow the law. Power to arrest, so it doesn't mean that you should exercise it blindly. अपना conduct behavior करना है, and you have to improve reputation, build good image, and to protect the human rights and other rights of people, to improve the living condition and environment। हमको ये भी पता चलना है कि ह्यूमन राइट्स इंक्लूड ऑल दिस राइट्स अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 अगेन इंक्लूड्स पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट ऑल्सो। ये हम इस पर भी हम लोग कार्रवाई करना है कि हमारा एनवायरनमेंट भी साफ सुथरा रहे। उसके बाद हमको पब्लिक को भी एजुकेट करना है व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, टू स्प्रेड द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स among fellow citizens and also among fellow police officers and among youths, students and general public, ह्यूमन राइट क्या होता है। उसके बाद other important reform brought in due to various Supreme Court and ये जो है हमारा NHRC गाइडलाइंस है और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रूलिंग का अनुसार बहुत हमारा आ गया है ऑन कस्टोडियल डेथ्स, रेप्स। कस्टोडियल डेथ एंड रेप होने से आपको पता है क्या कार्रवाई करना है। उसका इन्वेस्टिगेशन आपका पुलिस स्टेशन नहीं करेगा, और आर्डर जैसे SIC SIT करेगा और ये कोई इन्हें आधा ऑर्गेनाइजेशन करेगा। उसके बाद एरेस्ट का बारे में आपको सब कुछ पता है, कैसा अरेस्ट करना है, हैंडकफिंग नहीं करना है। आपका पास पूरा अरेस्ट का टाइम में आपका ये आइडेंटिटी कार्ड ये सब देखना चाहिए और उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना चाहिए जिसको आप अरेस्ट करता है, और उनका किसी न किसी को तो बताना चाहिए कि आप अरेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली आप लॉकअप में डालता है तो आप
उनका रिलेटिव को कॉल करके बताना पड़ेगा कि आपने किसी को लॉकअप में डाला है, आपको अरेस्ट करके कस्टडी में रखा है, पुलिस कस्टडी में। तो अगर कस्टडी में नहीं रखता तो ऑब्वियसली यू कैन रिलीज ऑन जो अपना पर्सनल बॉन्ड है उसको रिलीज कर सकते हैं अगर पहले बोले। अरेस्ट का बारे में बहुत आपका अभी लॉ आ गया है एंड सीआरपीसी में भी आपका इंक्लूड हो गया है अरेस्ट का बारे में, कैसे अरेस्ट करना है कैसे नहीं करना। उसके बाद पॉलीग्राफ टेस्ट कैसा करना है, नार्को टेस्ट कैसा करना है, ये भी वो गाइडलाइन आ गया है। उसके बाद प्रिजन्स में जो है दोज इन प्रिजन्स उनका भी ह्यूमन राइट होगा, ऐसा नहीं कि दोज मूविंग अराउंड विल हैव ह्यूमन राइट्स। जो प्रिजन में है उनका भी हम लोग देखभाल करना है, उसका भी हम लोग क्या रखना। बस मैंने रफली बहुत कुछ डिटेल में जाना था, नहीं जा सकता बिकॉज हमने ऑलरेडी 20-30 मिनट हम लेट हो गए। और जो भी आज इस ट्रेनिंग के लिए आए हैं एवरीबॉडी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुलिस का तरफ से भी कुछ आए हैं और मेरा कैपिटल पुलिस को भी हमने मेरा जो हमको व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने सर्कुलर किया था और कुछ दोस्तों को भी मैंने इनवाइट किया था, लेट अस डिस्कस। तो इसलिए मैं सबको मेरा तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक्स फॉर बियरिंग विथ मी। थैंक यू।